नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजस्थान बुलेटिन की ओर शुरुआत करेंगे। राज्य सरकार ने यहां पुलिस, जेल, होमगार्ड कर्मियों को एक अहम तोहफा दिया है। सरकार ने यहां पर मेस भत्ते की दरों को रिवाइज किया है और 3 साल बाद सरकार ने मेस भत्ता दरों को रिवाइज किया है। बढ़ी हुई मेस भत्ते की दर 1 अप्रैल 2022 से लागू की गई और सरकार के इस आदेश से 1 लाख से ज्यादा पुलिस कर्मियों, जेल, होमगार्ड और कार्मिकों और इन सभी कर्मचारियों को फायदा होगा। राजस्थान में पुलिस कर्मियों, जेल कर्मियों और होमगार्ड में कार्यरत कर्मचारियों को हर महीने मेस भत्ता दिया जाता है। तो वहीं पुलिस थाना लाइन में और जेल या फिर होमगार्ड में चलने वाले मेस में ही ये क्रमिक खाना खाते हैं। मेस भत्ते के रूप में पुलिस कांस्टेबल से सीआई तक क्रमिकों को हर महीने 2000 रुपए दिए जाते हैं। सरकार ने मेस भत्ता राशि को 2000 से बढ़ाकर अब 2200 रुपए कर दिया है। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार पुलिस में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर को मेस भत्ता 2000 रुपए के बजाय अब 2200 रुपए मिलेगा। इसी तरह से जेल विभाग में वार्डर, अमरॉडर और सीनियर वार्डर, हेड वार्डर, डिप्टी जेलर, जेलर निरीक्षक, ग्रेड सेकंड और होमगार्ड विभाग में आरक्षी और आरक्षी ड्राइवर और मुख्य आरक्षी को बढ़ा हुआ भत्ता दिया जाएगा। पुलिस कर्मियों का मेस भत्ता 3 साल बाद रिवाइज किया गया है और इससे पहले 14 मई 2018 को मेस भत्ता 2000 रुपए किया गया था। इससे पहले भी 22 जुलाई 2010 और 24 अगस्त 1984 को वित्त विभाग ने मेस भत्ता रिवाइज करने के आदेश जारी कर दिए थे। तो वहीं वर्तमान में महंगाई आसमान छू रही है, हर चीज के दाम बढ़े हैं। ऐसे में मेस भत्ता रिवाइज 200 रुपए बढ़ाया गया है, जो कि नाकाफी है। हालांकि पुलिसकर्मियों का कहना है कि आज दाल, आटा, चीनी, तेल सभी वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं और इसी के चलते मेस भत्ते में की गई बढ़ोतरी की राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। हालांकि सरकार को अपने भाई के हिसाब से ही मेस भत्ता बढ़ाना चाहिए। और अजमेर उत्तर के बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुनौती दी है कि अगर वो रीट मामले की निष्पक्ष जांच करवाना चाहते हैं तो उन्हें आगे आकर इसकी सीबीआई जांच करवानी चाहिए। देवनानी ने आगे कहा है कि ईडी की जांच इस मामले में शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द ही इसके दायरे में राजीव गांधी स्टडी सर्कल के संरक्षक और मंत्री सुभाष गर्ग भी आएंगे। देवनानी ने कहा है कि जांच के तौर पर जांच के जो तार हैं वो मुख्यमंत्री तक भी पहुंच सकते हैं। देवनानी ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निष्पक्ष जांच की बात करते हुए एसओजी का नाम लेते हैं, जबकि इस पूरे मामले का खुलासा होने के बावजूद अभी तक एसओजी द्वारा तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष डीपी जरोला से अभी तक कोई पूछताछ नहीं की गई। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी आज अपने अजमेर स्थित आवास पर एक पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया से रूबरू हुए थे, जहां उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश की सत्ता पर काबिज कांग्रेस लगातार जन विरोधी फैसले ले रही है। भ्रष्टाचार प्रदेश में चरम पर पहुंच चुका है, जिसे प्रदेश सरकार का संरक्षण प्राप्त है। देवनानी ने इस प्रेस वार्ता में अजमेर से जुड़े मुद्दे को भी उठाया। कहा कि प्रदेश सरकार की नाकामी के चलते अजमेर शहर की जनता मूलभूत जरूरतों के लिए तरस रही है। और कांग्रेस की तेज तर्रार नेता और ओसिया एमएलए दिव्या मदेरणा ने आरएलपी के गढ़ में पहुंचकर आरएलपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि खिसावर की हर ढाणी और इलाका विकास के माध्यम से शून्य है। उनका इस क्षेत्र से पारिवारिक जुड़ाव है और वो आज पॉलिटिकल रूप से मजबूत है, इसीलिए अपने लोगों के लिए अब वो यहाँ का पॉलिटिकल टेम्परेचर नापने आई है। ये बयान ओसिया एमएलए दिव्या मदेरणा ने 2 दिन पहले मंगलवार को खीवसर में पांचुल सिद्धा में अपने दौरे के दौरान दिया। यहां उन्होंने कहा कि उनके दादा परसाराम मदेरणा और पिता महिपाल मदेरणा इस क्षेत्र के विकास में काफी काम करवाए थे और इसी नाते उनका खुद का और मदेरणा परिवार की कई पीढ़ियां इस क्षेत्र से गहरा जुड़ाव रखती हैं। लेकिन मौजूदा दौरे में ये क्षेत्र विकास शून्य है इस क्षेत्र में और यहाँ पर के जो लोग हैं उनकी स्थिति दयनीय है। ओसिया एमएलए ने आगे ये भी कहा है कि वो खीमसर क्षेत्र में अपने परिवार को इसको अपना परिवार मानती हैं। साथ ही परिवार की बेटी होने के नाते वो यहाँ पर पारिवारिक संबंध निभाने तो आती ही हैं, लेकिन इस बार वो यहाँ पर विशेषकर क्षेत्र का पॉलिटिकल टेम्परेचर नापने आई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब यहाँ के लोगों को भी जागना होगा और बदलना होगा, नहीं तो आने वाले समय में हालात चिंताजनक हो जाएंगे। ओसिया दिव्या ने कहा है कि पांचुल सिद्धा में जसनाथ आश्रम पहुंचकर महंत सूरजनाथ महाराज से उन्होंने मुलाकात की और महंत द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान की भी सराहना की गई।
तो वहीं पश्चिमी राजस्थान की प्यास बुझाने वाली इंदिरा गांधी नहर में एक बार फिर से पूर्ण नहरबंदी का वक्त आ गया है। 25 अप्रैल से नहर में पानी पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जो कि 19 मई तक बंद रहेगा। ऐसे में इन 26 दिनों में पहले से ही एकत्रित किए गए पानी से ही शहरों और गांव के पीने के पानी को देना होगा और इसी के बाद पश्चिमी राजस्थान के 10 जिलों में पानी के हालात बिगड़ सकते हैं। दरअसल 23 अप्रैल से होने वाली नहरबंदी अब 24 अप्रैल से होगी और ऐसे में 25 अप्रैल से हरिके के पानी बंद हो जाएगा। ऐसे में आने वाले दिनों में राजस्थान के 10 जिलों को पीने के पानी के लिए संरक्षित स्रोतों का ही काम चलाना पड़ेगा। जिन जिलों में समय पर पूरा पानी एकत्रित नहीं किया गया है, वहां परेशानी हो सकती है। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस दौरान जल संकट खड़ा होना तय माना जा रहा है। जलदाय विभाग यहां पर एक दिन छोड़कर एक दिन पानी देने के साथ ही प्रतिदिन पानी की मात्रा भी कम कर सकता है। शहरी क्षेत्र के अलावा गांव में भी बड़ी समस्या होने जा रही है। दरअसल नहर के आसपास बसे गांवों में पानी का संकट खड़ा होने वाला है। इन गांव में नहरी पानी से ही सप्लाई होती है और स्टोरेज का कोई खास स्थान नहीं है। ऐसे में पानी और पीने के पानी की बड़ी समस्या होगी। गांव में पानी के टैंकर भी पहुंच नहीं पाते हैं। तो वहीं भीषण गर्मी से जूझ रहे राजस्थान के लिए गुरुवार की सुबह राहत भरी रही। यहां प्रदेश में 20 से ज्यादा जिलों में बुधवार देर रात से ही तेज हवाएं चल रही हैं, बादल छाए हुए हैं और जयपुर में दोपहर में बूंदाबांदी होने भी लगी। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार बीते करीब एक सप्ताह से चिलचिलाती धूप और लू का सामना कर रहे लोगों के लिए आने वाले 2 दिन सुकून भरे रहेंगे। मौसम बदलने से तापमान में गिरावट रहेगी। जयपुर मौसम केंद्र ने बुधवार को राज्य में सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर समेत उत्तर पश्चिमी बेल्ट में धूल भरी आंधी चलने का अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भी तेज अंधड़ की संभावना है। हालांकि जैसलमेर में बुधवार रात को आए हुए डस्ट स्टॉर्म के कारण शहर में काफी नुकसान हुआ था। करीब 60 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाओं के कारण सोनार दुर्ग से भी कई पत्थर खिसककर नीचे घरों और दुकानों पर आ गिरे। इसी बीच जयपुर मौसम केंद्र के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में आज अधिकांश जगह आसमान में बादल छाए रहेंगे। तो वहीं कई जगहों पर दिन आज भी धूल भरी आंधी चल सकती है। प्रदेश में कई शहरों में आज दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है। हालांकि कल से मौसम में बदलाव आएगा और फिर से एक बार मौसम शुष्क रहने लगेगा। तो वहीं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा की टीम ने रामगजमड़ी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ थाना एसएचओ को रिश्वत मांगने के आरोप में ट्रैप कर लिया है। एसएचओ ब्रजमोहन मीणा एक दलाल के जरिए रेलवे स्टेशन पर ट्रॉली वेंडर से मासिक बंधी के 5,000 रुपए की डिमांड कर रहा था। आपको बता दें कि मंथली नहीं देने पर धंधा चौपट करने की धमकी दी गई और एसीबी की टीम ने आरपीएफ थाना एसएचओ, कांस्टेबल और दलाल को घूस लेते हुए ट्रैप कर लिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी कोटा के एडिशनल एसपी ठाकुर चंद्रशील ने बताया है कि परिवादी दुर्गेश बैरागी ने 28 अक्टूबर 2021 को शिकायत दी थी। इसमें बताया गया था कि वो रामगंज मंडी रेलवे स्टेशन पर लाइसेंसी चाय पानी की ट्रॉली पर वेंडर है, जो कि महेश कुमार के नाम से पंजीकृत है और आरपीएफ एसएचओ ब्रजमोहन मीणा मंथली बंधी के 5,000 रुपए देने का दबाव बना रहे थे और इसी दौरान वो धमकी भी देते थे कि ट्रॉली चलानी है तो मुझे मासिक बंदी देनी ही पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारा सारा धंधा चौपट कर दूंगा। इतना ही नहीं बल्कि आरोपी अप्रैल महीने से ही मंथली 5,000 से बढ़ाकर 11,000 करने का दबाव बनाने लगा। परिवादी की शिकायत पर ही 13 अप्रैल को सत्यापन में रिश्वत मांगने के दौरान पुष्टि की गई और गुरुवार को एसीबी ने ट्रैप का आयोजन किया। आरोपी दलाल राहुल वैष्णव उर्फ गोलू ने दरा स्टेशन स्थित बालाजी स्वीट्स पर परिवादी को बुलाया, जहां उसने 5,000 की रिश्वत दी। इस दौरान एसीबी टीम ने उसे दबोच लिया है। सीआई अजीत बगडोलिया की टीम ने राजमगढ़ी मंडी से स्टेशन पर एसएचओ ब्रजमोहन मीणा और कांस्टेबल रणधीर को पकड़ लिया है। एसीबी की टीम एसएचओ के जयपुर और कांस्टेबल के कोटा मकान पर भी तलाशी के लिए जुटी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां राजस्थान में कोरोना की चौथी लहर का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है। जयपुर में बुधवार को मिले 21 पॉजिटिव केसेस में से 4 बच्चे शामिल हैं। इनकी उम्र 18 साल से कम बताई जा रही है और इसमें 2 बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हैं। शुक्रवार को आपको बता दें कि बच्चों को गंभीर लक्षण भी देखने को मिले और सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है। तो वहीं
एसएमएस स्कूल में एक बच्चे के पॉजिटिव मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन ने 8वीं तक के बच्चों की क्लास हाइब्रिड मोड पर चलाने का निर्णय लिया है। अब ऐसे में आपको बता दें कि सीएमएचओ की रिपोर्ट के अनुसार जयपुर में मिले 21 केस में से 4 मामले साडौला इलाके के हैं। यहाँ पर इसके अलावा मानसरोवर और वैशाली नगर में 3-3 मामले सामने आए। जवाहर नगर में 2, विद्याधर नगर में और सानगौर में, मालवीय नगर, जगतपुरा, आदर्श नगर और तुंगा में एक एक केस सामने आए हैं। इनमें 4 बच्चे शामिल हैं। हालांकि इन चारों बच्चों में किसी तरह के कोई गंभीर लक्षण नजर नहीं आए। सभी को फिलहाल होम आइसोलेशन के निर्देश दिए गए हैं और 21 में से 3 ऐसे मामले हैं जिनका कोई भी एड्रेस ट्रेस नहीं हो पाया है। देश के कुछ राज्यों में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसी के दौरान दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत कई अन्य राज्यों में केस की संख्या भी धीरे धीरे इजाफा होने लगा है। पिछले दिनों भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन राज्यों को कोरोना के नए सब वेरिएंट को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो ये खबर भरतपुर से है, जहां भरतपुर के उज्जैन थाना इलाके में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दिल्ली से आ रही एक सवारियों से भरी बस एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई है। हालांकि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन घटना के बाद से ही बस के ड्राइवर और कंडक्टर सवारियों से भरी बस को छोड़कर भाग गया। ये घटना उज्जैन बाईपास की है, जहां पर प्राइवेट बस जिसमें करीब 40 श्रद्धालु थे, वो दिल्ली से कला देवी जा रहे थे और यहां पर बस काफी स्पीड में थी। जहां आपको बता दें कि बाईपास पर बस के सामने एक ट्रैक्टर ट्रॉली आ गई थी जिसमें सरसों भरी हुई थी। बस के ड्राइवर ने जैसे ही बस को ओवरटेक किया, तभी वहां सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली से वो बस टकरा गई। बस के टक्कर होते ही, ट्रैक्टर से टकराते ही सारे जो श्रद्धालु उसमें बैठे थे वो घबरा गए। जब तक सभी यात्री बस से नीचे उतरते, तब तक बस का ड्राइवर और कंडक्टर बस छोड़कर भाग चुके थे। तो वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत ही उज्जैन थाना पुलिस को घटना की सूचना दी, जब तक सड़क पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी थी। ऐसे में मौके पर पहुंची पुलिस ने इस घटना की जानकारी को लिया और इसके साथ ही इस मामले का जायजा लिया गया। हालांकि किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन पुलिस ने बस और कंडक्टर और बस और ट्रैक्टर को सड़क से हटवाकर जाम खुलवाया। और जिले के जहाजपुर थाना क्षेत्र से निकलने वाले नेशनल हाईवे 148 पर बाईपास पर एक वैन और बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई है, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं दुर्घटना के बाद वैन पलट गई। इसमें चलते चलते वैन में सवार पति पत्नी दोनों ही घायल हो गए हैं। जबकि जहाजपुर थाना अधिकारी राजकुमार नायक ने जानकारी देते हुए बताया कि जहाजपुर से निकलने वाले नेशनल हाईवे 148 बाईपास वैन और बाइक की आमने सामने भिड़ंत हुई है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मय जाब्ते पर मौके पर पहुंच गई और गंभीर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। यहां घायलों का उपचार जारी है। साथ ही आपको बता दें कि इस दुर्घटना में बाइक सवार घायल हो गया है, जिसे गंभीर होने पर भीलवाड़ा के लिए रेफर कर दिया गया। तो इस दुर्घटना के बाद असंतुलित हुई ट्रेन भी पलट गई है, जिसमें वैन में सवार जयपुर रोड मालपुरा में निवासी दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गया है और इसका उपचार इस वक्त जहाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। दुर्घटना के बाद पुलिस ने दोनों वाहनों को जहाजपुर थाने में खड़ा करवाया और आपको बता दें कि नेशनल हाईवे इन दिनों दोनों ही हादसों को लेकर हाईवे बना हुआ है और ऐसे में वाहन चालकों की लापरवाही और तेज रफ्तार वाहन चालकों के कारण रोज ही ऐसे हादसे हो रहे हैं। साथ ही वाहन चालकों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ रहा है। उसके बावजूद लापरवाही का आलम खत्म नहीं हो रहा। कल देर रात भी हुए इस हादसे में घायल सभी लोगों को हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती